लेकिन जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक बात माइंड में रखी कि किसी भी एंड पे कोई भी टारगेट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू हार्ड वर्क, तो यू मेक इट श्योर कि आप जो है उसको अचीव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डीसी शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही वाइब्रेंट शख्सियत मौजूद है, आईआईटी रुड़की और आईआईएम कोलकाता के एक यशस्वी छात्र, एक ऐसी शख्सियत जिसने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में भी, बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी, समाज सेवा के साथ साथ ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में भी अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने राज्य को और अपने देश को गौरवान्वित किया। None other than नवनीत जी। नमस्कार नवनीत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम आपका बहुत ही जो कीमती समय आपने हमें दिया उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी टीम और हम लोग काफी दिन से कोशिश कर रहे थे आपको कि आप पकड़ में आ जाएं, बट आपका जो ओवरऑल जो आपका शेड्यूल है, आपकी जो दिनचर्या है, उसके बीच में से समय निकाल पाना कितना मुश्किल है वो मैं बखूबी समझता हूँ। तो सबसे पहले एक बार फिर दिल से आभार आपका कि आप हमारे शो में आए। नवनीत जी, थैंक यू सो मच। दुष्यंत जी, बहुत बहुत आभार। मैं शुरुआत करता हूँ। नवनीत जी के बारे में ऐसी शख्सियत बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आपके प्रेमी हैं। मैं आपको एक आपके बचपन की यादों में ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि नवनीत जी आज अपनी जो स्कूलिंग के जो टाइम था वो हमें बताएं कि उस स्कूलिंग टाइम, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसकी कोई ऐसी मीठी याद जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। दुष्यंत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट हम जो है जिस परिवेश और जिस परिवार में थे, तो वहां पे जो है वो कॉन्वेंट एजुकेशन का कल्चर उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय हिंदी मीडियम जो है स्कूल्स जो है वो ज्यादा प्रमोट हुआ करते थे और ये माना जाता था कि जो हिंदी मीडियम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी जो है करियर को प्रदान करते हैं। तो इसी सोच के साथ घर वालों ने जो है हमें जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो उत्तर प्रदेश के संचालित स्कूल हुआ करते थे, तो उसमें जो है हमें जो है वो दाखिला दिलवाया गया। तो वहां पे जो है हमें विष्णु इंटर कॉलेज जो बरेली में है उससे हमने 12th तक जो है वो एजुकेशन अपनी ली। तो इनफैक्ट जो बेसिक एजुकेशन थी उस समय इस तरीके का आइडिया नहीं था कि क्या कैरियर पाथ होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी इन स्कूल्स का डेवलप नहीं होता है, आपने देखा और समझा होगा। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस नहीं हुआ करते थे। तो कुछ चंद स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कहीं ये माने जाते थे कि भाई ये थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई की क्या उपयोगिता है ये किसी को ज्यादा पता नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं इंजीनियरिंग के कंपटीशन के लिए अपने जो है 12th के जो क्लास टीचर थे उनके पास फॉर्म लेके गया और मैंने उनसे कहा कि सर इसको जो है फॉर्म पे साइन करवा दीजिए प्रिंसिपल साहब के, क्योंकि साइन कंपलसरी हुआ करते थे। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक पहले तो देखा, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये बताओ कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो उस समय जो है वो रुड़की जो है वो एक अलग एग्जामिनेशन लेता था अपना एंट्रेंस का, और कहीं ना कहीं हमने एमएनआर और रुड़की के लिए उस समय अप्लाई किया था। तो उनका सबसे पहला कहना ये था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंजीनियर बन जाओगे। तो अब हम भी कहीं ना कहीं इस बात को फील कर रहे थे कि भाई आज तक तो हमारे स्कूल से कोई बना नहीं, तो हाँ तो हम कैसे बन जाएंगे। तो हमने उनसे कहा सर लगता तो नहीं है। तो बोले जब लगता नहीं है तो क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हो। तो अब हमारी समझ में कुछ आया नहीं, तो हमने कहा भाई हमारे फादर ने कहा है कि बेटा भर दो। तो बोले चलो उनकी इच्छा है अपने पैसे बर्बाद करने की, तो हमें क्या अलावा हम साइन कर देते हैं। तो उन्होंने जो है अपने साइन कर दिए और हमने जो है वो फॉर्म ले जाके सबमिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उस समय जो अपेक्षा थी वो ये नहीं थी कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। इस बात पे भी बड़ा एक डिस्कशन था कि आखिर अपियर ही क्यों हो रहे हैं।
क्योंकि आपका तो वो स्टेटस है ही नहीं। अब दूसरी बात ये थी कि जब हम जिस समय कोचिंग किया करते थे, तो उस समय फिजिक्स के हमारे जो सर थे वो डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी थे। वो काफी रिनाउंड थे, इस समय वो दुनिया में नहीं है। तो था क्या कि कहीं ना कहीं जब एजुकेशन का सिनारियो और कंपटीशन की तैयारी लोग कर रहे थे, तो उसमें जो कॉन्वेंट के लोग थे उनको ज्यादा थोड़ी जो है वरीयता दी जाती थी कि भाई ये थोड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और हिंदी मीडियम वाले तो थोड़े सब स्टैंडर्ड रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन क्या हुआ, जैसे हम रात को बहुत लेट तक पढ़ते थे, 3-4 बजे तक, तो हम उनके क्लास में जो है हमें नींद आ गई, हम सो गए। तो उन्होंने जो है हमारे जो कोचिंग के संचालक थे उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा भाई अगर ये स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा तो मैं क्लास नहीं लूंगा, तो मैं पढ़ा नहीं सकता, ये तो भाई सो जाते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा भाई देखिए, हम जानबूझ के ऐसा नहीं किया, रात में थोड़ा लेट तक पढ़े थे तो इसलिए थोड़ा नींद आ गई। तो बाद में उन्होंने उनको प्रोफेसर साहब को समझाया कि भाई अच्छा लड़का है, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, कोचिंग का भी नाम होगा, तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है इनको अकोमोडेट कर लो। तो उन्होंने उस समय दावा किया कि अगर ये इंजीनियर बन गया तो मैं आज के बाद फिजिक्स ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये दावा जो है हमारे प्रोफेसर साहब ने उस समय किया, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई शायद हम में वो क्वालिटी या वो अपनी स्टैंडर्ड नहीं है कि हम जो है वो कहीं क्वालिफाई हो सके इस कंपटीशन को। लेकिन डरते डरते जब हमने एग्जाम दिया, तो हमारा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमएनआर में सिलेक्शन हुआ। तो एमएनआर में जब सिलेक्शन हुआ तो हमने गोरखपुर में जो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि भाई हमारा जो लेवल है वो भाई कहीं ना कहीं आईआईटी और रुड़की का है, तो हम गोरखपुर में शायद जो पढ़ रहे हैं वो एक सही नहीं है, हम कुछ और आगे कर लें। तो उस बात को ध्यान रखते हुए हमने फर्स्ट ईयर में दोबारा वहां से कंपटीशन दिया, और जब रुड़की में एडमिशन हमारा हो गया तो हमने रुड़की में शिफ्ट किया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कभी भी जो हमारे शिक्षक रहे उन्होंने कभी हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इवन जो हमारे टीचर हमें पढ़ाने आते थे, जब हमारा एमएनआर में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने हमसे पूछा, ये बताओ बरेली की पॉलिटेक्निक क्यों नहीं ली? तो हमने कहा सर वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बोले अच्छा तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, तो बेटा कितनी डोनेशन दी? तो हमने कहा सर वो डोनेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूपी में डोनेशन नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दुष्यंत जी बताना चाहता हूँ कि आप जिस परिवेश में बड़े होते हैं और जिस तरीके का आपको साधन संसाधन होते हैं, जिस तरीके की सराउंडिंग होती है, तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों को भरोसा भी नहीं होता, प्रोत्साहन तो छोड़िए, इवन कहा था कि भाई आप जो है ये काम कर ही क्यों रहे हैं, आपके तो कंट्रोल का ही नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब रुड़की में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मैथ्स का पेपर काफी टफ आया था। तो मैथ्स का पेपर टफ आया था, हमारी मैथ्स सबसे अच्छी थी, उसके बाद भी हम मैथ्स बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो हम इतना बाहर जब निकले और हमारे सारे फ्रेंड्स ने कहा कि भाई हम तो 150 में 100 का मार्क्स का पेपर कराए, किसी ने कहा 100 का 90 का कराए, तो हमें ये लगा कि भाई हम तो 50 मार्क्स का भी नहीं कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो हम इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि हमने ये सोचा कि अगला जो फिजिक्स का पेपर है वो छोड़ देते हैं और हम वापस चले जाएं, हम भाई गोरखपुर के ही लायक हैं, रुड़की में तो शायद हम पहुंच ही नहीं सकते। और आप बिलीव कीजिए कि हम वापस जा रहे थे, हमारे एक फ्रेंड ने हमें ये कह के रोका कि भाई हम तुम्हारे साथ आए हैं, अगर तुम चले जाओगे तो मैं वापसी में किसके साथ जाऊंगा? तो हमने उस ड्यूरेशन में 2 घंटा काटने के लिए मूवी देखी, और फिजिक्स का पेपर जो है 5-7-8 मिनट लेट पहुंचे, और इन्विजिलेटर ने हमारी डांट भी लगाई कि भाई देखिए, अगर आप लोग एक एक मिनट के लिए फाइट करते हैं एग्जाम्स के लिए, और आप जो है इतना डिले आ रहे हैं, तो आपको जब आना ही नहीं था तो आप अपियर क्यों हो गए? और आप ये मान के चलिए उस पेपर को हमने 2-4-5 मिनट तक देखा भी नहीं, और फिर हमने जैसे रफ काम करते हैं वैसा पहला क्वेश्चन हमने उसमें 4-6 स्टेप लिखे, फिर दूसरा क्वेश्चन 4-6 स्टेप लिखे, ऐसे करके हम कॉपी देके चले आए। और आप भरोसा कीजिए कि उस पूरे सेंटर से केवल हमारा ही सिलेक्शन हुआ, बाकी किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और हमें ये मतलब आप दुष्यंत जी ये समझिए कि हमने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा, क्योंकि हम बिल्कुल एश्योर थे कि हमारा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। और हमने हमें वहां की काउंसलिंग कब हुई ये भी हमें नहीं पता लगा। लेकिन हमारे जो बड़े ब्रदर थे वो रुड़की में ही उस समय थर्ड ईयर में थे, और उन्होंने उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं घर पे संपर्क साधा कि भाई आप ये बताइए कि कब ये काउंसलिंग के लिए आ रहा है। तो जब हमने घर पे
फोन किया 10 बजे के बाद, उस समय 10 बजे के बाद एक चौथाई बिल जाया करता था। जी 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 10 बजे के बाद जब घर पे कॉल, तो घर वालों ने पूछा कि भाई कहाँ पे, आप कहाँ पे पहुंच गए? तो हमने बताया अभी तो हम गोरखपुर में हैं। तो कहा सुबह 9 बजे तो तुम्हारी काउंसलिंग है। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये किसका जो है वो रिजल्ट हमारे रिजल्ट के साथ ब्लेसिंग्स मैच थे। हो गया, जी, जी। और हम काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए। और हमारे ब्रदर ने वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस चांसलर थे, उनसे अप्रूवल लेके हमारी काउंसलिंग अटेंड की, और बरेली से हमारे बड़े भाई गए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं ये फील करा देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। नवनीत भैया, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो एक शेर है कि गिरते हैं सवारी जंग में, वो क्या खा गिरेंगे जो कभी सवारी नहीं हुए। और इससे पहले मैं अगला सवाल करूं, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और बताऊंगा। मेरी स्कूलिंग भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हुई है। टीसी और सनद, मार्कशीट और सनद से हमारी शुरुआत हुई है। और मुझे गाने का बहुत शौक था शुरू से। तो हाई स्कूल तक हम जबकि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, मुझे कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी अपना नाम में लिखवाया करता था कि मुझे गाना है, राष्ट्रीय गान या कोई और गाना। पर वो आज तक कभी मंच मुझे नसीब नहीं हुआ मेरे स्कूल में। तो एक छोटा सा लगता है ऐसा कि हाँ भाई, कुछ चीजें सिस्टमाइज होनी चाहिए। नमित जी से अगर हम उनके कैरियर की बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, तो बहुत, मुझे लगता है 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने किस्से होंगे इस शख्स के पिटारे में। मैं नवनीत जी से अगर ये कहूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो टीसी और सनद से लेके आईआईएम कोलकाता तक उनकी जो जर्नी, जो सफर रहा, उस सारे सफर का एक कोई मीठा और क्लासी इंसिडेंट जो गुदगुदा देता है लोगों को, जहाँ की रैगिंग्स भी होती हैं, दोस्तों के साथ मस्तियां होती हैं, एक कोई ऐसा शानदार लम्हा जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहे। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब हम गोरखपुर से रुड़की गए, तो उस समय क्योंकि यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और वहाँ पे जो टीचर्स और प्रोफेसर थे वो दे आर कॉन्वेंट काइंड ऑफ, एंड दे आर इवन नॉट अवेयर कि हिंदी होती यस क्या यस है। यस मद्रासी वेरी हुआ राइट। करते थे, दूसरे हाँ होते जी। थे। तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो 2 महीने तक तो हमें समझ में नहीं आया कि ये लोग बोल क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि उसी कम्युनिटी के थे, कुछ बिजनौर के थे, कुछ मुरादाबाद के थे। तो उन लोगों का हम लोग आपस में बैठ के एक ग्रुप बनाया कि भाई ये बताओ, ये परेशानी जो हमें आ रही है वो आपको भी आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोगों ने मिलकर उस समय ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा है कि शाम को 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और कहीं ना कहीं उस समय रुड़की में हमने एक जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग भी ज्वाइन की। तो आप ये समझिए कि जो पर्सन ड्यू टू रीजन ऑफ इंग्लिश कहीं एक आफ्टर सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग एक कोचिंग ज्वाइन कर रहा हो, वो अगर आईएम के लिए क्वालिफाई हो रहा है, तो यू मेक इट श्योर कि ये एक अपने आप में बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। लेकिन जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक बात माइंड में रखी कि किसी भी एंड पे कोई भी टारगेट कितना भी बड़ा हो, लेकिन इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस एंड यू कैन डू हार्ड वर्क, तो यू मेक इट श्योर कि आप जो है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट थी वो सबसे अहम रही। और दूसरी इंसिडेंट ये थी कि जिस समय हमारा कंपनी में सिलेक्शन हुआ, कैंपस इंटरव्यू वहां पे हुआ करता था, तो हम कंपनी में सिलेक्शन के लिए जब ट्राई किया, इनफैक्ट आई वाज सेकंड टॉपर ऑफ माय ब्रांच। तो टिस्को कंपनी हमारे यहाँ आई। तो जनरली क्या था कि टिस्को जैसी कंपनी वो फर्स्ट 3 टॉपर्स को जो है इन एनी ऑफ द केस प्लेस कर देती। तो हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे उस समय कि टिस्को इंटरव्यू के लिए हमें बुला रही थी, और हम मार्केट में घूम रहे थे, और हमारे फ्रेंड्स हमसे कह रहे थे भाई टिस्को में आपको जो है वो बुलाया जा रहा है, जाके इंटरव्यू दे लो। और हम बड़ा कैजुअल अप्रोच में गए, और कहीं ना कहीं एट दैट टाइम हमें ये फील हुआ कि उन सारी चीजों में जो हमने अपने आप को कहीं ओवर एस्टिमेट किया, तो उसका हमें नुकसान भी हुआ। और टिस्को को हमने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया वो इस तरीके से कि दे आर ऑन रिसीविंग एंड, वी आर एट द गिविंग एंड। और फाइनली टिस्को ने हमें रिजेक्ट किया, और साथ में हमारे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वालों को भी कह के गए कि भाई इनको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये तो क्या है ना, हमसे ज्यादा समझदार हैं, इसलिए हम जो है अपनी तरफ से इनको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस समय हमें कहीं ये फील हुआ
कि अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस बोथ आर द इक्वली नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बाद हमने थापर ग्रुप में ज्वाइन किया। एट द टाइम ऑफ कंपनी मेरे पास 4 जॉब थी, जिसमें एक निपुण डेनरो थी, एक हिंडाल्को थी, एक एसीसी सीमेंट थी और एक बिल्ट थी। क्योंकि हमें बिजनेस करना था तो हमने इसलिए सोचा कि नजदीक की कंपनी में ज्वाइन करें जिससे बिजनेस आगे किया जा सके। दोस्तों, ये हैं नवनीत जी। देखिए, जब हम किसी भी आईआईटी, आईएम के टॉपर्स और ऐसे लोगों से बात करते हैं तो हमको लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है। टिप्स पे नाम रटे रहते हैं, सारे इंसिडेंट, लगता है कि कहानी सी कह रहे हैं। मैं नवनीत जी से जानना चाहूंगा कि इतने प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद, सब करने के बाद, आज जो उनकी छवि है वो एक ऑटोमोबाइल टाइकून की भी है। बरेली में ही हैविंग अ सेवरल शोरूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के अलग अलग उपक्रम है उनके। तो ये अचानक से इस क्षेत्र में आप कैसे आए और अभी आप कितना एंटरटेन कर रहे हैं इसको, और क्या क्या मुश्किलें हैं इस समय ऑटोमोबाइल क्षेत्र की? एक्चुअल सर क्या था कि मैंने आपको जैसे पास्ट का लाइफ का एक्सपीरियंस बताया था। यस यस तो यस। बाय गेटिंग लाइक ऑल इंसिडेंट एग्जांपल, एक बात माइंड में हमने ये बैठा ली थी कि अपॉर्चुनिटी अगर किसी भी फील्ड में हो और आपको कहीं मौका मिल रहा है तो उस पर आपको कोशिश जरूर करना चाहिए, वेदर इट इज बिग, स्मॉल और इन डिफरेंट फील्ड। तो आप ये मान के चलिए कि जब हम जॉब में थे तो थापर ग्रुप कंपनी में वी वर मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर, रॉयल एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर। आई रिमेन्ड देयर फॉर 5 years और 5 years में आई गॉट 5 प्रमोशन। एवरी ईयर आई वाज प्रमोटेड। मैंने वहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, फिर उन्होंने आफ्टर अ ईयर इंजीनियर बनाया, फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव बनाया, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन डिप्टी मैनेजर, एंड एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन आई वाज मैनेजर कमर्शियल। तो जिसको मैंने रिप्लेस किया था वो वहां से रिटायर होके गया था। तो हम वर्किंग में इतने वर्क एल्कोहलिक थे कि हम अकेले 5-5 लोगों का काम किया करते थे। तो उस समय कंपनी वाज रियलाइजिंग मी जस्ट लाइक अ असेट। तो जब हमने रिजाइन दिया था तो उस समय वो ये पूछना चाहते थे कि आखिर ये बताइए कौन सी कंपनी क्या पैकेज दे रही है, सो दैट वी कैन मीट आउट और हम आपको रिटेन कर सकें। रिटेन कर मैंने सकते। उनसे कहा कि सर देखिए, हमारी ओपिनियन ये है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर बिजनेस। हमें लगता है कि बिजनेस में हम बेहतर कर सकते हैं वॉट एवर वी आर डूइंग इन सर्विस, क्योंकि यहाँ एक कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट है, इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आते हैं, हम इम्प्लीमेंटेबल कंडीशन में है, हमारा अपना खुद का डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये बात सोचते हुए हमने जो अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था वो कंप्यूटर एजुकेशन से किया था, जिसमें जो है टाटा इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन के हम लोग फ्रेंचाइजी थे। उसके बाद टाटा इन्फोटेक ने हमें मास्टर फ्रेंचाइजी का दर्जा दिया। लेकिन एक बात माइंड में बहुत अच्छे से बैठी थी कि जिस फील्ड में, जिस डायरेक्शन में आपको कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें हमें ट्रायल जरूर करना है। तो मीनवाइल एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट वर्क, हमें एक रियल एस्टेट के बिल्डर ने कांटेक्ट किया कि भाई आप हमें कंसल्टेंसी दे दीजिए। तो हमें लगा कि भाई एक नई फील्ड है तो व्हाई नॉट टू ट्राई फॉर दैट। तो हमने जो है उनको मैनेजमेंट और मार्केटिंग की कंसल्टेंसी दी। तो जो हमने कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड की उससे हमें 4-5 साल में रियल एस्टेट समझ में आ गया। तो जब हम रियल एस्टेट को प्रॉपर समझ गए तो हमने रियल एस्टेट के अपने प्रोजेक्ट जो है उन पे काम करना चालू किया और हमने कई एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बनाए। कुछ रुद्रपुर में है जो अभी भी चल रहे हैं, यस यस, या वेरी हमने प्रेस्टिजियस। इवन रुड़की में भी था, लुधियाना, आगरा, गोवर्धन, बहुत सारी जगह हमने प्रोजेक्ट बना के उस वर्क। समय मैं बाद में आना चाह रहा था, बट वो बात में पहले आ मीनवाइल, गया। हाँ So, yes, yes. मीनवाइल क्या हुआ, इनफैक्ट रियल एस्टेट हमारा पहला वेंचर था। मीनवाइल क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड थे जो कि हमारे साथ रियल एस्टेट में एसोसिएटेड थे। एक बार हम एक रजिस्ट्री के सिलसिले में उनके साथ लखनऊ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि भैया रियल एस्टेट में हम लोग साथ काम कर रहे हैं तो क्यों ना ऑटोमोबाइल में भी एक साथ काम कर लें। तो हमने कहा कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव हो चुके थे कि कोई भी काम मिलेगा तो उस फील्ड में ट्राई करेंगे। तो उस दिन ये डिसाइड हुआ कि भाई जो हम अपनी तरफ से एक जमीन परचेज कर लेते हैं, अगर कल की डेट में कोई रियल एस्टेट की डीलरशिप, रियल एस्टेट की जमीन पे अगर कोई डीलरशिप मिलती है तो हम उसे ओपन कर लेंगे, अदरवाइज हम उसे लैंड की तरह बेच देंगे। तो उस समय फाउंडेशन बनी कि हमने बरेली में सीवीगंज में एक लैंड प्रोक्योर की, जो कि अपनी तरफ से बाद में हमें फोक्सवैगन कार की उस पर डीलरशिप मिली और हम ऑटोमोबाइल की फील्ड में जो है कहीं ना कहीं अपना कैरियर स्टार्ट कर पाए। तो दैट वाज द स्टार्ट, जो कि जो है ऑटोमोबाइल की स्टार्टिंग फेज पर था।
Tell me something about your family, Navneet भैया। हमारे बेसिकली रेस्पेक्टेड भाभी जी, हमारे बच्चे, मैं उस बारे में, ब्रदर, मुझे बड़ा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आपके बहुत सारे बैचमेट से मुझे मिलने का, उनके साथ घूमने का, उनसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एंड आई लर्न फ्रॉम एवरीवन। मुझे लगता है आप लोग ना गागर में सागर हैं, जितना आप लोगों से बातें करो, जितना आप लोगों से सीखो, उतना कम है। तो मैं चाहूंगा आज रमनीत जी कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं। दुष्यंत जी, मेरी वाइफ इनफैक्ट शी इज फ्रॉम मुरादाबाद और वाइफ क्वालिफिकेशन शी इज एमसीए एंड एक बड़ी डॉटर है एंड सन है। डॉटर जो है लास्ट ईयर उसने जेनेसिस ग्लोबल नोएडा से 12th स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोर्ड में कंप्लीट किया है और इस बार हमने उसको जो फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट में, इटली का इंस्टीट्यूट है, उसका मुंबई में एडमिशन कराया है, क्योंकि शी इज गोइंग टू स्टार्ट हर कैरियर इन द फील्ड ऑफ फैशन डिजाइनिंग। yes, तो yes. हमारा जो बेटा है वो जो है वो इनफैक्ट जेनेसिस ग्लोबल में इंटरनेशनल जो बोर्ड है उसमें 8th स्टैंडर्ड में इस समय आया है एंड ही विल कंटिन्यू देयर। So this is basically a small family we are. ओके जैसा कि होता है, हर एक जो बहुत बड़े शिक्षाविद या अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तित्व होते हैं, देश में ही नहीं दुनिया भर में, उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अपने कुछ डिजायर होते हैं, और देश, समाज और जिस जगह वो रह रहे हैं उस भूमि के प्रति उनका एक कर्तव्य होता है, एजुकेशनल माहौल के प्रति उनका कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य कहीं ना कहीं उन्हें उस एरा में खींच के ले जाता है कि अपनी लाइफ का एक जो उनका एक जो पार्ट है वो अपना कुछ देने लगते हैं समाज को। आप भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं या फिर उसी परंपरा से बंधे हुए हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र में भी, जनसेवा के क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को या तो एंटर कर रहे हैं वॉल्यूम में, या मैं कहूं कि आपको लगता है नहीं मेरी वचनबद्धता है, या आपके अंदर का जो एक जो विजडम है या आपका जो जो नॉलेज है वो आपको प्रेरित करता है कि नहीं समाज के लिए भी आप कुछ करिए, तो आप उसे बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बिल्कुल अलग जर्नी है नवनीत जी की, जो राजनीतिक जर्नी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी वो किस पायदान पर है? इनफैक्ट इस समय हम बिजनेस में थे तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम सोसाइटी और कंट्री के लिए भी कुछ करें, लेकिन होता क्या था कि कहीं ना कहीं कैरियर के लिए आपको समय देना पड़ता है। इस ड्यू टू रीजन ऑफ दैट उस फील्ड में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन जिस समय देश में अन्ना आंदोलन चालू हुआ और इंडिया अगेंस्ट करप्शन बात हुई तो दिमाग में ये समझ में आया कि हाँ, ये करप्शन जो है सही चीज नहीं है और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बहुत जो है निगेटिव साइड में जा रही है। तो हमें भी अब इस सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उस समय हमने अन्ना आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया था। हम दिल्ली भी गए और हमने कहीं ना कहीं अनशन में भी भाग लिया और हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो हम उनके साथ ज्वाइन हुए कि इसी उद्देश्य के साथ कि भाई कहीं ना कहीं जो है अब हम करप्शन मुक्त भारत को जो है जो सपना है ये जो है वो साकार होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि 2017 में हमें जो है बरेली से मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी के बैनर पे जो है हमें नॉमिनेट किया गया। तो हमने उसे बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ लड़ा। लेकिन हमें फिर कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि राजनीति को हम जिस परिदृश्य से देखते हैं एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं, और वो जो है बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ डिफरेंट है। और कहीं ना कहीं जो हमारी एस्पिरेशन थी और जो हमारी समझ थी वो उस समय कहीं ना कहीं हमें ये फील करा रही थी कि हमारी सोच कुछ और थी और रियलिटी में चीजें कुछ उससे बहुत डिफरेंट है। तो पर्टिकुलरली उस समय आम आदमी पार्टी जो है यूपी की तरफ कोई बहुत ध्यान भी नहीं दे रही थी। इवन हमारे इलेक्शन में जो हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी थे उन्होंने यूपी में ही, हमारे इलेक्शन में क्या यूपी के किसी भी इलेक्शन में उन्होंने अपना किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं रखा। तो हमें कहीं ये लगा कि शायद इस पार्टी में रह के हम पब्लिक सर्विस को कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमने सोचा कि भाई अब दलितों और मजलूमों का उद्धार करने के लिए ये जो है
अपनी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है। जी जी तो हमने उस पार्टी में जो है सदस्यता ली। मायावती जी के शासन को मैं आपको 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। लोग आज भी याद रखते हैं, आज हमारे प्रदेश के जो 2 गहने हैं, लखनऊ और नोएडा, वो उन्हीं की देन है। और लॉ एंड ऑर्डर में मायावती जी का जो जलवा है, या उनका जो जलवा अफरोज होती है वो, और कहते हैं कि प्रशासन को चलाना इस देश में अगर किसी नेता को बहुत उत्तम तरीके से आता है तो वो मायावती उनमें सर्वोच्च शिखर पे। तो उसमें सर हमें जो है इनफैक्ट आम आदमी पार्टी में हम जिलाध्यक्ष भी रहे 2 साल। और फिर हमें जो है बीएसपी में जो है वो मंडल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। और क्योंकि बरेली की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खेमे में चली गई थी, तो हम क्योंकि बसपा से थे तो हमें जो है वो उत्तराखंड से नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। और जब हमें पता लगा कि भाई हमारे विपक्ष में जो है वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत जी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी अजय भट्ट जी हैं, तो एक बार को कहीं ये लगा कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता और उनके बीच में हमारी शायद क्या भूमिका या पहचान रहेगी। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, हमने अपने पूरे मेहनत से और ईमानदारी के साथ चुनाव को लड़ा और कहीं ना कहीं उस चुनाव का हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो ये सारी चीजें होने के बाद हमें एक बात ये जरूर समझ में आई कि अगर आप कभी भी किसी सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो या तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे बहुत ऐसी पोजीशन पे हो जिसमें आप लोगों को जी लोगों को लाभ दे प्रभावित कर सकते हो। आप कहीं जो है कमिश्नर हो, डीएम हो या एसएसपी हो तो आप जन सेवा कर सकते हैं, या फिर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे पायदान पे हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मेयर हो, तब आप पब्लिक की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। या बिजनेस के क्षेत्र में आप रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो। तो हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि राजनीति में आपको जब तक कोई ऐसा मुकाम नहीं मिलता है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं कि आपको पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ अधिकार मिले या कुछ दायित्व मिले, तब तक आप जो है जन सेवा कर नहीं सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में अपनी एक जगह बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार में हमें उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ हमने जन सरोकार और समाज सेवा के कार्यों को हमेशा किया। हम 2015 में भारत विकास परिषद की एक हमने शाखा बरेली में नाथनगरी शाखा शुरू की, जिससे हमने जो है वो सोसाइटी की जितना भी हमारे से संभव था उतनी सेवा का काम किया। और उसके बाद भारत विकास परिषद में हमें जो है वो कोऑर्डिनेटर भी बनाया और आज हम जो है भारत विकास परिषद में रोहिलखंड प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। तो हमने समाज सेवा का प्लेटफॉर्म अपना कंटिन्यू रखा, साथ ही साथ ये कोशिश करते रहे कि राजनीतिक क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि जहाँ पे हमें अथॉरिटी मिले और हम जन सेवा कर सके। क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पे आदमी के काम करने की लिमिटेशन होती है, तो जब तक आपको कहीं कोई ऐसी पोजीशन नहीं मिलती कि आपका दायरा, आपकी अथॉरिटीज, आपकी पावर जो आपको चाहिए काम करने के लिए, तब तक आप अधूरे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं माइंड में सोचता हूँ कि अगर कभी हमें ऐसा मौका मिलता है किसी भी तरीके से कि हम कोई जनप्रतिनिधि बन पाते हैं, तो हम पब्लिक के लिए इतना अच्छा काम करेंगे जो कि दूसरों के लिए एक लेसन सेट होगा और कहीं ना कहीं हमारा जो अपना उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी आमतौर पे इस देश में 2 पार्टियां मानी जाती हैं, बसपा सपा, ये सब क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय तौर पे माना जाता है इनको, क्षेत्रीय छत्रप कहते हैं। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो एक विचारधारा से चलता है या एक सामूहिक नेतृत्व से चलता है। तो उसमें हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो एक आमतौर पे धारणा है। तीसरा मोर्चा, लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, जो उनका सिस्टम है काम करने का, उससे प्रभावित होकर, और जब आप जैसे विद्वान लोग, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग, आप जैसे मेधावी लोग, आप जैसे कर्मठ लोग जिन्होंने अपना जीवन एक तरह से अनुसंधान को समर्पित कर दिया, मैं नवनीत जी जैसे लोगों को इंसाइक्लोपीडिया बोलता हूं। मैंने एक नया नाम निकाला है, उनको एक ही नाम है सबके लिए, दे आर द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का
कोई भी पार्टी विशेष हो, उसको बहुत ही सम्मान करना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। मैं भी ये ड्रीम देखता हूं, जैसे देश के मेरे जैसे अधिकांश जागरूक लोग जो समझते हैं अपने आप को जागरूक, कि हमारे देश में जो नेतृत्व की बागडोर है वो ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें उस कार्य विशेष की समझ हो। और ऐसी समझ वाले लोग जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने इस देश में कामयाबी के, इस देश में नई तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जैसे माननीय नितिन गडकरी जी, बहुत एक सर्वोच्च देखा जाए तो आज एक उस पर सुशोभित है, लोगों के दिलों को जीता उन्होंने काम से। तो मैं आदरणीय नवनीत जी में, मैं नितिन जी से मुझे कई बार कम्युनिकेशन का मौका मिला, और उनका भी स्टाइल जो है बिल्कुल आपकी तरह से बड़ी सरलता से बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसे कह देते हैं कि लगता है कि हाँ ये तो इनके सामने से होके गुजरा है। तो हमारी भी विश है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, और अगर हम आपके नजरिए से देखें तो डेफिनेटली बनेगी। उसमें हम आपको बरेली शहर के एक शानदार जनप्रतिनिधि के तौर पर देखें, हम आपको राज्य के एक बहुत ही शानदार विभाग के एक कैबिनेट मंत्री के रूप में देखें, जहां पे कि आप जो आपके सपने हैं, जो आपका जो विजडम है, उसको लेके सुचारू रूप से चल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी माँ के बहुत क्लोज रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है कुछ लोगों से, तो अपनी मॉम से जुड़ा हुआ एक लम्हा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। तो क्या है दुष्यंत जी, बेसिकली हम अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो माँ को सबसे प्रिय होता है। तो शुरुआत से ही हमारी माता जी का हमारे लिए लगाव बहुत ज्यादा रहा, और कभी भी ऐसा रहा कि अगर किसी भी, जैसे होता ना कि कभी बच्चों का आपस में झगड़ा होता है भाई बहनों से, तो हमेशा जो है उन्होंने हमारा पक्ष लिया। हम छोटे थे, एक वो बात थी, और दूसरा ये था कि बहुत लगाव भी था। तो एक किस्सा हमें बिल्कुल बचपन का याद आता है कि हमें अपनी माताजी से इतना लगाव था कि जब 3 साल के जब हम हो गए, हमें स्कूल में एडमिशन कराया गया, तो हम 1 साल केवल स्कूल इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने कहा भाई हमारी मम्मी वहां पे हमें नहीं मिलेगी। तो उस साल हमारा जो है माताजी ने सबसे कह के एडमिशन हमारा निरस्त कराया, और हम 4 साल में जो है पहली बार एजुकेशन के लिए गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी याद है जो हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों का माँ के प्रति जो एक लगाव होता है वो कितना अधिक होता है। और लेकिन बाद में हमने उसका कंपनसेशन भी किया। हमने उस समय क्या होता था, जब आप अच्छे होते थे तो आपको एक क्लास जंप करवा दिया जाता था, तो 4th से हमें 6 में डाल दिया गया, तो 1 साल हमने बाद में कंपनसेट कर लिया था। तो दोस्तों ये थे यहाँ के, ये हैं नवनीत जी, बेहद सरल, बेहद विद्वान, बहुत ही शानदार शख्सियत। बरेली शहर के आसपास के लोग, और जब भी आप पूरे हिंदुस्तान से अगर बरेली जाएं तो बरेली शहर में आप किसी से भी पूछेंगे, वो इनके पास आपको बड़े आराम से भेज देगा। और जब आप मैं 2-3 प्रतिष्ठानों पर गया हूँ, जाएंगे तो आपको बहुत शानदार व्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी। और जो सबसे खास बात है, अगर आपको वो मौका मिला, नवनीत भैया के जो ऑफिस की चाय है, वो चाय इतनी शानदार है कि वो चाय आप पी लेंगे तो आपका मन करेगा कि बार बार वो चाय आपको मिले। तो नवनीत जी, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बातों का जो सिलसिला है हमारा और भी कई एपिसोड्स में अलग अलग विषयों पे चलता रहेगा। और मैं एक बार फिर डीसी शो की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।